हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेट सिक्स का, ठीक है, ये जो है ये सेट सिक्स है। सेट सिक्स एआई सेट है और ये 2024 का सेट है। तो 1 से लेकर के 21 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 से आज समझाऊंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें क्या है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, तो बहुलक ज्ञात करना तो हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ 40 से 50। ये हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल। और जो बारंबारता हमको दे रखी है वो 6 है, फिर 11 है, फिर 21 है और फिर 23 यानी कि 23 है और यहाँ 14 है। ये बारंबारता है। अब जब हमें बहुलक निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता तो ये है। ठीक है, ये सबसे अधिक बारंबारता है। तो जो बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है, उसको हम F1 बोलते हैं। तो ये F1 है, इसके जस्ट पहले ये F0 है और इसके जस्ट बाद ये F2 है। ठीक है, समझ में आया। जो बारंबारता सबसे अधिक होती है वो F1 कहलाती है। तो ये F1 हो गया। इसके जस्ट ऊपर F0 होती है, इसके जस्ट नीचे F2 होती है, यानी F0 F1 F2। ठीक है, अब जो बारंबारता सबसे अधिक है उसके जस्ट सामने जाएंगे। तो ये जो 30 है ना, तो ये क्या है, एल है, लोअर लिमिट है ये। ठीक है, और एच, एच क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो जो चीजें हमें पता है, गिवन है, वो लिखेंगे। हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि F0, तो F0 कितना 21 है, फिर F1 कितना है 23 है, और फिर F2 कितना है, F2 हमारा 14 है। तो हमने ये लिख लिया। और हमें इसमें क्या पता है, L, तो L की वैल्यू कितना 30 है, और क्या H, H हमें कितना दे रखा है, ये 10, 10 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो अच्छा, इसको स्केल के द्वारा जो टेबल हमने बनाई थी उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो तो हमने अपनी ये टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हम बहुलक लिखेंगे। चलिए यहाँ साइड में लगाते हैं बहुलक। तो बहुलक, ठीक है, क्या, बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में H। अच्छा, फार्मूले ना आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी आप पेपर ना जल्दी से जल्दी कर सके। क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप सोचने बैठ जाएंगे कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो मोर बेटर है कि आप फार्मूले पहले से तैयार करके रखिए। ठीक है, तो ये L, अच्छा, L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 30 है तो 30 लिख दिया। और F1, F1 हमारे पास 23 है, यहाँ 23 लिख देंगे। माइनस F0 क्या है 21, तो 21 यहाँ लिख देंगे। 2F1, तो 2 लिखेंगे, और F1 तो वही हमारा 23 है, और F0, F0 21 है, और F2, F2 हमने 14 यानी कि 14 निकाल के रखा था, तो लिख देंगे। और H कितना है 10 है। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर लिख ली हैं। अब 30 प्लस, अब अगर 23 से 21 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 लिख देंगे इसको। अब यहाँ 2 की अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 एक 5, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 एक 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 35 हो गया। और जो ये 10 है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब 30 प्लस यहाँ तो हो गया कितना 20, और यहाँ अपॉन में। अब 46 में से हमें 35 घटाना है, तो क्या 11 बचेगा। भाई 6 में 5 गया 1 और 4 में 3 गया, तो 11 बचेगा। अब 11 को 20 से भाग कर लेते हैं, तो यहाँ साइड में भाग लगा के आपको दिखा देते हैं। तो 11 एकदम 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो क्या 90 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, 88 हो गया, 2 बचेगा। अब इस पॉइंट से यहाँ एक और बना लेंगे, फिर से 11 एकदम 11 हो जाएगा, फिर से यहाँ 9 बचेगा, तो 11 अट्ठे 88, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1.818। ठीक है, तो अब इसको 30, अच्छा 30 में एक जोड़ना था तो इसको कट करके 30 में एक जोड़ते हैं तो 31, 31.818। तो अगर आंसर हमें 2 अंकों तक लेना है तो बस इतना ही ले लेंगे, 0.81। वैसे आंसर ये न लिखने की बजाय अगर हम ये लिखते हैं, क्या यहाँ एक अंक इसमें बढ़ा देते, क्या 82, तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, वैसे ये लोग क्या करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वाला अंक नहीं बढ़ाते, 31.82 आंसर आता तो ये ज्यादा सही होता है, लेकिन आंसर में ये दे रखा है तो ये भी ठीक है, 31.81। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुलक आ गया। ठीक, तो यहाँ लिख भी देंगे क्या कि बहुलक, बहुलक बराबर कितना 31.81। ये आंसर इसको डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है,
अब इसका खा नंबर है 22 का खा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 बार पीछे आ चुका है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन है तो मैं आपको लगवा चुकी हूँ। ये देखिए, सेट नंबर 2 का 22 का गा था, ठीक है। सेट नंबर 2 में अगर आप जाएंगे तो सेट नंबर 2 में आप देखेंगे 22 का गा वाला देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो अब ऐसे मैंने उसको यहाँ पर प्रूफ कराया था, ठीक है। तो आप उसमें जाकर देखिए, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ये ऐसे इसको प्रूफ करना था। और इसमें क्या है कि जो ये स्पर्शी है ना, ये बराबर होती है, यानी कि PQ जो है वो PR के बराबर होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना था उसमें। तो ये मैंने उसमें पूरा उसको डिस्क्रिप्शन करके अच्छे से बताया है, तो आप उसमें जाकर देखिए, ठीक है। अब जो इसका गा वाला पार्ट है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर, ठीक है, एंगल BAC के होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैंने लगवाया हुआ है और देखिए जस्ट नीचे इसी के लगा हुआ है, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया, इसके जस्ट नीचे ही ये क्वेश्चन लगा हुआ है। तो ये सेट नंबर 2 में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि 22 का गा वाला पार्ट और 22 का घा वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों ही 22 का गा और 22 का घा सेट नंबर 2 में जाकर देखिए, वहां पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हमें ये प्रूव करना था कि जो AC स्क्वायर है वो CB इंटू CD के बराबर होना चाहिए। तो इसको भी मैंने उस वाले सेट में, सेट 2 में पूरा इस प्रकार से किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर घा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग तो 9 बता रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या बनी होगी उसका 9 गुना करेंगे और फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब जब अंक पलटेंगे जो उनसे संख्या बनी होगी ना, तो उसका 2 गुना करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ क्योंकि इसमें संख्याएं अलग अलग होती हैं, अंक अलग अलग होते हैं, तो मैं ये आपको पूरा लिख के बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इसमें हमें 3 लाइनें, ऊपर की 3 लाइनें तो परमानेंट लिखनी ही है, ठीक है। तो वो कौन सी 3 लाइनें, पहले तो आप देखिए, तो यहाँ डाल देते हैं कि आंसर नंबर 22 का कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, ये वाला, ये घा पार्ट कर रहे हैं, तो ये घा पार्ट है, ओके। तो तब अच्छा, इसमें जो 3 लाइनें हमें लिखनी है वो कौन सी लाइनें, पहले तो वो आपको बताते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x, और दूसरी लाइन क्या है, दहाई का अंक बराबर क्या, y। 2 लाइनें हो गई। एक और लिखना है इसमें, वो क्या लिखना है कि बनी संख्या, ठीक है, क्या बनी संख्या, और बनी संख्या क्या लिखना है हमको, 10x प्लस वाई। तो ये 3 लाइनें इस प्रकार के क्वेश्चन में तो कंपलसरी पहले आप लिख ही लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए। तो अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक इसमें कौन कौन सा है, x y है, तो इनका योग 9 करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या x प्लस वाई बराबर कितना, 9, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहा है, ठीक है, 9 हो गया। फिर बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या हमने बना के रखी इसका 9 गुना करेंगे। तो करेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना करते हैं। तो 9 गुणे 9 से गुणा कर देते हैं भाई, 9 गुणे का मतलब क्या कि 9 से गुणा कर दो। तो 9 से हमने इस संख्या को गुणा कर दिया, तो इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलटने से, तो यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं जो शायद हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिखना था, एक लाइन कि संख्या के अंकों को पलटने से, ठीक है, बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, और संख्या बनी कौन सी होगी, जो ये संख्या है ना इसके अंक पलटने, यानी कि x की जगह y और y की जगह x करना है। तो यहाँ 10y प्लस x हो जाएगा। लीजिए संख्या के अंक पलट गए। तो अब क्या कहा था कि जो ये 9 गुना है ना, जब हमने इसके अंक पलट दिए, इसका 2 गुना इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका करेंगे 2 गुना और इसके कर देंगे बराबर, ये हमें बोला है, ठीक है, ये दिया है। फिर से देखिए, आप समझिए इसको, क्या दिया हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या जो हमने बनाई थी उसका 9 गुना किया, ठीक है। फिर संख्या के अंकों को पलटने से, जब हमने अंक पलट दिए उससे जो संख्या बन रही उसका 2 गुना कर दिया, और इन दोनों को क्या बराबर कर दिया। यही तो बोला 9 गुना है, तो मतलब दोनों को हमें बराबर करना है, दोनों को बराबर कर दिया।
अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो 9 की जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना, 90x, यहाँ 9y हो जाएगा, ठीक है, 9y बराबर में क्या, 2 का 10 से करेंगे तो 20y, और 2 का जब x से करेंगे तो 2x, ठीक है। अब 90x यहाँ है, यहाँ 2x है, तो 90x तो यहाँ लिखेंगे और 2x यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो -2x हो जाएंगे, ठीक, बराबर यहाँ क्या है 20y, और ये y यहाँ ले जाते हैं तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है भाई, ये जो y है ये माइनस का हो जाएगा 9y, तो यहाँ लिख देंगे। अब 90 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88x, और यहाँ कितना, 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11y बचेगा, ठीक। तो 11 एकदम 11, 11 8 88, यानी कि 8x बराबर y। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण 2 बन रही है क्या, कि 8x बराबर y। अब जो समीकरण 1 है उसमें x का मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, x का नहीं, ठीक है, क्योंकि y बराबर 8x है। तो समीकरण 1 में y बराबर 8x रखने पर, ये लिखेंगे रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9, तो y की जगह क्या 8x रखना है, तो x प्लस यहाँ क्या 8x बराबर में क्या 9 है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 और ये 9 अपॉन में आ जाएगा तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है, ये कट हो गया था, x की वैल्यू तो 1 आ रही है यहाँ से, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 आ रही है तो इस समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड क्या है, 8x बराबर y, तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 8 इंटू 1 बराबर y, तो y का मान कितना आ रहा है, 8 एकम 8, तो y का मान 8 आ जाएगा। अब जो है आंसर को यहीं पर नहीं छोड़ना है भाई, x और y का मान तो निकाल लिया, लेकिन आंसर यहीं पर नहीं छोड़ा जाएगा। आंसर कहाँ छोड़ेंगे, जो ये लिखा है ना बनी संख्या, जो बनी संख्या लिखा है 10x प्लस y, इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, संख्या, और बनी संख्या की जगह अब हम संख्या लिखेंगे, तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 और x का मान हमारा 1 आया था और y का मान हमारा 8 आया था, तो यहाँ कितना 10 प्लस 8 यानी कि 18, तो ये क्या आ रहा है हमारा 18, तो संख्या बराबर क्या 18, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब 22 का ये अड़ा पार्ट है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हल करने का नॉर्मल सा मतलब ये होता है कि हमें x की जो वैल्यूज आएंगी वो फाइंड आउट करना है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 नंबर में दिया हुआ है, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि 4 नंबर में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 3 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है, 2 3 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि जोड़ने से कितना आ जाए, 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, जोड़ने से 5 आ जाए। तो फिर 2x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ 5 कैसे आएगा, 2 3 6 और 2 और 3 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और क्या प्लस 3x, यही लिख देंगे, और प्लस 3 ऐसे ही लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये जो माइनस है दोनों को माइनस बना देगा, तो यहाँ पर भी -2x और यहाँ पर -3x, प्लस 3 बराबर 0, इन दोनों से 2 और x कॉमन मिलेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, इन दोनों से 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर, इस प्लस को क्या माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, तो यहाँ 1। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे क्योंकि एक जैसे हैं, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 2x माइनस 3 बराबर में क्या 0 लिख देंगे। अब x माइनस 1 बराबर 0 ये अलग कर देंगे और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 ये अलग कर देंगे, तो x बराबर, अब ये 1 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2x बराबर क्या 3 बाई 3 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 3 और ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो जो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, x का जो मान हमें ज्ञात करना था, यानी कि समीकरण को जो हमको हल करना था, तो क्या है x बराबर 1 3/2, ये आंसर हो गया हमारा, इसको आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है, 22 का 4 नंबर है और इसमें कहा है यदि एक बगीचे का परिमाप, अच्छा बगीचे का परिमाप हमको दिया है 120 मीटर और क्षेत्रफल हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई जो है वो दोगुनी है चौड़ाई से, ये हमको पता है, ठीक। तो बस अब यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो डाल देते हैं कि आंसर नंबर कौन सा है, ये आंसर नंबर 22 का ये चा वाला पार्ट है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई जो है वो हमने मानी है
2x, ठीक है। बगीचे की लंबाई को 2x मानेंगे और चौड़ाई को x मानेंगे। क्यों? क्योंकि बोला ही है इन्होंने कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो बगीचे की चौड़ाई को x माना है और बगीचे की लंबाई को हमने 2x माना है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है। तो परिमाप बोला है भाई, परिमाप, ठीक है। परिमाप बोला है, कितना है हमारे पास, 1 मिनट, परिमाप है 120 मीटर, ठीक है। परिमाप 120 मीटर है, लेकिन हम जानते हैं परिमाप होता क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। हम ये जानते हैं कि परिमाप तो हमारा यही होता है और बराबर में क्या है, 120, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, और लंबाई कितनी हमको दे रखी है 2x, तो यहाँ 2x, चौड़ाई हमको x दे रखी है, यहाँ से क्या हो गया 120, ठीक। तो फिर यहाँ 2x और x मिला के 3x हो जाएंगे, तो 3x और ये जो 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में अभी लिखा रहने देंगे, यहाँ 120 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 6x बराबर क्या 120, तो फिर x बराबर 120, तो ये 6 बटे में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 20, यानी कि x बराबर कितना 20 हो गया, ठीक। x बराबर तो 20 हो गया। जब x बराबर 20 हो गया तो चौड़ाई को हमने x ही तो माना था, तो चौड़ाई x बराबर कितना हो गया 20 मीटर, और लंबाई जो है वो 2x माना था हमने, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20, यानी कि कितना 40 मीटर, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ गया क्या, लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर क्या 20 मीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर तो आ गया, लेकिन एक चीज ये है कि इस क्वेश्चन में हमें इस क्षेत्रफल की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पर, ठीक है। इस क्षेत्रफल की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ से ही लगा दिया था कि हमने लंबाई चौड़ाई पहले से दे ही रखा था, वहीं से शुरुआत की और परिमाप दिया हुआ था, तो लंबाई चौड़ाई और परिमाप से ही काम हो गया। या फिर ऐसा कर सकते थे कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल ले लेते, तो इन दोनों में से किसी एक से भी लग सकता था, तो वो भी मैं आपको करके दिखाई दे रही हूँ साइड में यहाँ पर कि ये कैसे हो सकता था। भाई लंबाई हमने मान रखी थी क्या 2x, और चौड़ाई हमने मान रखी थी क्या x, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो क्या दिया है 800, क्षेत्रफल हमको यही दे रखा है 800, ठीक है। तो फिर क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये भी 800 होता है, ठीक। तो लंबाई हमारे पास 2x स्क्वायर है और 2x है, ओके, स्क्वायर नहीं, चौड़ाई जो है वो x है, तो ये 800 हो गया। अब अगर 2 से इसको कट कर देंगे, ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और x क्या हो जाएंगे x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400, ठीक। तो x बराबर क्या रूट ऑफ 400, भाई रूट में 400 लिख देंगे तो x बराबर कितना 20 आ गया। जब x 20 आ गया तो इसका मतलब क्या कि चौड़ाई तो हमारी 20 निकल के आ गई। अब लंबाई 2x से निकाल लेंगे, तो लिखेंगे क्या लंबाई बराबर 2x, तो यहाँ से क्या 2 गुणे 20 मतलब 40। तो इसमें ना किसी एक चीज की जरूरत पड़ेगी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, दोनों चीज की आवश्यकता पड़ सकती थी कब, ठीक है, दोनों चीज की आवश्यकता हमें पड़ सकती थी, कब पड़ सकती थी, जब ये लंबाई और चौड़ाई हमको न दिया होता कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी, अगर ये चीज न दी होती तो परिमाप और क्षेत्रफल इतने से काम बनता और इससे ही आंसर निकल के आता, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन कहीं आएगा तो आपको समझाएंगे। अगर आपको फिर भी वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमें ये लंबाई और चौड़ाई ना दे रखा होता, सिर्फ इतना दिया होता क्या कि यदि एक बगीचे का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बस इतना दिया होता, ठीक है, सिर्फ इतना, तो उसको कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नहीं आपको ये जानना है, तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगी, ठीक है, वो अलग तरीके से होता है। तो ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का करते हैं। और 23 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखी है, इनको हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो आंसर नंबर 23 यहाँ से करेंगे, और जो हमें समीकरण दे रखी है वो क्या है 3/2x माइनस 5/3y इजिकल्स टू क्या माइनस का 2, एक ये दिया हुआ है, और दूसरी समीकरण है x/3 प्लस y/2 इजिकल्स टू क्या 13/6। हल करने का मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे, तो 3, ठीक है, और 2 का जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना 6 आएगा, 6 लिख लेंगे, ठीक। अब ये जो x है ना, ये ऊपर ही मानते हैं 3 के पास, तो ये 3 के पास x है, इसका मतलब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 2 का इसमें जब डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5y। अब इसके नीचे 3 है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक, और बराबर में क्या -2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 3 9, 9x हो गया, यहाँ 5 दूनी 10, 10y हो गया, और जो ये 6 है 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का कितना 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ से निकाली। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, क्या 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ x है, x लिखा रहेगा, उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 दूनी 6 मतलब 2 से होगी, प्लस y लिखा रहेगा मल्टीप्लाई, y के नीचे 2 है, 2 तियां 6, तो यहाँ क्या 3 बार लिख देंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई 3 से होनी थी, फिर 13/6। अब यहाँ 6 और 6 सेम है तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब हर वे संख्याएं सेम होती तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ क्या 3y बराबर कितना 13, तो 2x प्लस 3y बराबर क्या 13 हो जाएगा। ठीक है, अब जो समीकरण, अच्छा इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब जो ये समीकरण 1 है इसमें हम ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा करने से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 30 बनेगा और यहाँ भी 30 बन जाएगा, तो दोनों वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ये समीकरण 1 है, इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहे हैं। ठीक है, और जो समीकरण 2 है, 2 की मल्टीप्लाई हम किससे 10 से कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब या फिर ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते थे, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब इसको करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 तियां 27, 27x माइनस 3 दावन 30, 30y हो गया बराबर 12 तियां 36, यहाँ 12 तियां 36, तो ये हो गया। अब ये वाली इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ इसके पास लिख देंगे। ठीक, तब तो सॉल्व करेंगे, तो 10 का 2 से करेंगे तो क्या 20x, फिर यहाँ 10 तियां 30, तो 30y, और यहाँ 13 की जब 10 से करेंगे तो 130 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं भाई, ये तो कैंसिल हो रहा है आपस में, घटाने का निशान तो लगाना नहीं, तो मतलब हम इनको नॉर्मली जोड़ ही तो रहे हैं। तो अब अगर हम 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47 हो रहा है, 47x लिख देंगे और इनको आपस में घटा देंगे। तो अगर हम 10 में 6 भाई 130 में 36 घटाएंगे तो यहाँ से दहाई लेंगे, 10 में 6 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 12, और 12 में 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 94 आ रहा है। तो x बराबर 94 और ये 47 अपॉन में चला जाएगा, तो 47 बन जाए 47, 47 टू जा 94, तो x बराबर 2, x की वैल्यू तो 2 आ रही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, तो x बराबर 2 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारी कौन सी है, ये वाली समीकरण 1 है, तो क्या लिखेंगे 9x माइनस का 10y बराबर का माइनस का 12। ठीक, तो अब x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस का 12, तो माइनस 10y यहाँ लिखा रहेगा माइनस का 12, और ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 18 बन जाएगा। ठीक, तो माइनस का 10y बराबर क्या, अब ये माइनस का 12 और ये माइनस का 18, तो मिलाकर के माइनस के 30 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना 30/10, तो ये 3 बार कट हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, जब दोनों वैल्यू आ गई तो बस एक पास लिख देंगे क्या, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो बस हल हो गया, जो ये समीकरण दे रखी थी दोनों हल हो गई और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 23 का ये अथवा पार्ट है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी कि दूसरा पद 14 है और जो तीसरा पद है वो क्या है 18 है। ठीक, तो हमको दो चीजें यहाँ पर दे रखी हैं और ये 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए तो लगाते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरे पद, तो क्या दिया हुआ है दूसरा पद। ठीक है, यहाँ से 23 का अथवा लगा रहे हैं, तो दूसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद कितना दे रखा है हमको 14, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या तीसरा पद भी हमको दिया है, तीसरा पद, और तीसरा पद हमको क्या दिया हुआ है 18। एपी का दूसरा पद, इसका मतलब क्या होगा ए प्लस, ठीक है, n-1, इसका मतलब 2-1 इंटू डी बराबर 14। ठीक है भाई, एपी में यही तो लेते हैं कि प्रथम पद ए है और 2-1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ एक चीज और लिखना था, यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ छोटा लिख दे रही हूँ कि माना एपी, ठीक है, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर, ये लिखना था। ठीक है, तो ये मैंने लिखा ही नहीं, सार्व अंतर बराबर डी, एक लाइन यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, अब दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब टी एन, भाई टी एन 2 है, तो यहाँ पर क्या 2-1। ठीक है, तो 2-1 इंटू डी, दूसरा पद के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या ए प्लस, और 2 में से एक गया तो एक, तो ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14। ठीक है, तो तीसरा पद जब बोला है तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस 3-1, क्योंकि n की वैल्यू इस बार 3 हो जाएगी, तो a प्लस 3-1 इंटू डी बराबर क्या है 18 दे रखा है, तो a प्लस और यहाँ पर क्या 2d हो जाएगा, 2d बराबर कितना 18 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि समीकरण 1 व 2 से, ऐसा लिख लेते हैं। फिर समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14, फिर यहाँ क्या है a प्लस 2d बराबर कितना 18 है।
दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कट हो गया, कैंसिल हो गया। अब दो में से एक जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है, अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, तो माइनस का 2 और यहाँ क्या प्लस का 1, तो इसका मतलब माइनस का डी बचेगा। 2 में 1 गया तो 1, तो 1 लिखते नहीं है। अब माइनस का 18 और प्लस का 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 18 में 14 गया तो 4, माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर 4 आ गया। यानी कि सार अंतर हमने निकाल लिया है कि जो डी है वो 4 आ रहा है। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, a प्लस डी बराबर 14, और जो d की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर a प्लस 4 बराबर 14, तो इसका मतलब a बराबर 14 और ये 4 यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो a बराबर कितना 10 आ रहा है। तो a की वैल्यू भी हमको पता होगी, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है। और हमें निकालना क्या है, इसमें हमें कह रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है, कहाँ गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम 51 पदों का योग याद करना है, ठीक है। प्रथम 51वां पद नहीं याद करना है, प्रथम 51 पदों का योग, ठीक है। तो अब योग वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम 51 पदों का योग, इसका मतलब क्या, S51 फाइंड आउट करना है। तो S51 यहाँ पर क्या लिखेंगे, S51 बराबर n/2, और n की जगह क्या 51, तो यहाँ पर चाहे एक बार लिख लेते हैं कि n बराबर 51, यानी n की वैल्यू हमको 51 दे रखी है, ठीक। तो यहाँ अब क्या होता है, अब एक बार चाहे फार्मूला लिख लें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो S51, तो यहाँ 51/2 भाई n/2 होगा, फिर 2a, तो a की वैल्यू क्या हमने अभी अभी निकाली है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2a प्लस n-1, और n क्या होता है हमारे पास, ये 51 है, तो 51 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या 4 है, ठीक है। तो अच्छा, इसका फार्मूला मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, या फिर यही मैं आपको फार्मूला लिख के बता दे रही हूँ, अगर जिसको फार्मूला नहीं पता है। क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो Sn की जगह S51 लिखा, क्योंकि n का मान 51 है, 51 लिखा, n का मान फिर से 51/2, 2a, और a की वैल्यू हमने अभी अभी 10 निकाल के रखी, तो यहाँ 10 लिख देंगे, 2 इंटू 10 प्लस n-1, n का मतलब 51, 51 - 1 इंटू मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि d का मान हमने अभी अभी 4 निकाला है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो बस इसमें हमने मान रख दिया, ठीक। तो S51 ये तो इधर चलता ही रहेगा, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। अब 51/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ये हो जाएंगे 20, ठीक है। और यहाँ 51 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 50 बचेगा, 50, और 50 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 चौके 200, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, ठीक। अब 200 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना 220 हो जाएगा। तो S51/2 और मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। 200 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। अब इसको 2 से कट कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 51 की मल्टीप्लाई 11 से कर लेंगे, तो 51 मल्टीप्लाई 11, 11 और ये 0 भी है, ओके। तो यहाँ पर 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये 0 लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक, सबसे पहले क्या ये 0 ही यहाँ पर लगा लेते हैं। अब 11 की मल्टीप्लाई 51 से करते हैं, तो 11 1 जा 11, 1 कैरी हो जाएगा, 11 5 जा 55, 55 में 1 जोड़ेंगे तो 56, तो ये आंसर आना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे, तो इसमें लिखेंगे कि प्रथम 51 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5610, तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ठीक है, एक मीनार है उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ठीक है। झंडे की लंबाई बताना है, तो चलिए पहले इसका चित्र ही बना लेते हैं कि एक मीनार बनाते हैं, उसके ऊपर एक झंडा लगा है, तो पहले चित्र बनाते हैं, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो मान लिया हमने ये मीनार है, और इसको मीनार लिख देते हैं यहाँ पर कि ये मीनार है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। झंडा मान लीजिए हमने इतना झंडा ये माना है, तो इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी और ये सी पॉइंट हो गया, तो ये झंडा लगा हुआ है। अच्छा, और क्या कहा है, अब कहा है कि मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार यहाँ पर है, तो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी, यहाँ से 10 मीटर की दूरी बनाना है। यहाँ ये हो गई 10 मीटर की दूरी, हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी हो गई, इसको हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया, मान लिया है। अब कहा है कि जो 10 मीटर की दूरी है मीनार के आधार से, दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, तो पहले मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो पहले मीनार के शिखर का उन्नयन कोण,
फिर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, तो हम सब 45 और 60 दे रखे हैं, तो ठीक है। मीनार तो ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो 45 रहेगा, और झंडे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना 60 हो जाएगा। भाई ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये तो झंडा लगा हुआ है यहाँ पर। तो चित्र कुछ ऐसे बनना है ये, ठीक है। तो बस अब इसमें जो जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, और हमें क्या निकालना है, हमें इसमें झंडे की लंबाई, यानी कि हमें सिर्फ ये इतनी लंबाई निकालना है, इतनी। तो इसको हम फिलहाल के लिए एच मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमको दे रखा है, इसको फिर एक्स मान लेते हैं, इस वाले को एक्स मान लेते हैं। अच्छा, इसमें जो जो हमको पता है वो लिखते हैं, और जो चीजें नहीं पता है निकालना है वो भी लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि माना झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई बराबर एच, या झंडे की लंबाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं एच मीटर, ठीक। और जो ये मीनार है तो लिखेंगे मीनार, ये भी मानना पड़ेगा कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, एक्स मीटर, ये भी एक्स मीटर मान लेते हैं। और ये जो दूरी है डी ए, ये हमको दे रखा है, तो लिख लेते हैं कि दूरी डी ए बराबर 10, अच्छा यहाँ 10 लिखना है, 10 मीटर, ये हमको 10 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक। हमें दो एंगल पता है, एक तो ये बी डी ए वाला और एक सी डी ए वाला, तो लिख लेंगे दोनों एंगल। तो एंगल कौन सा, बी डी ए वाला, ये है 45, दूसरा एंगल है सी डी ए वाला, और ये कितना है 60 का एंगल है, ठीक है। तो बस अब ये चीजें हमने लिख ली हैं, अब हमें क्या करना है, जो ये ट्राइंगल है छोटा वाला पहले उसमें लेंगे, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल बी डी ए में, ठीक, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल बी डी ए में, तो जब ट्राइंगल बी डी ए में लेंगे तो ये क्या है tan 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 इज इक्वल्स टू, क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब इसमें क्या है, और लंब इसमें क्या है, ये बी ए लंब है, तो बी ए बटे ए डी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए बटे में ए डी, ठीक। तो tan 45 की वैल्यू 1, और बी ए क्या है एक्स है, और बटे में ए डी यानी कि डी ए डी एक ही है, तो यहाँ 10 है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ 10 बराबर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हम 10 कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या 10 मीटर आ रही है, ठीक है, ये हमको पता हो गया। अब पुनः समीकरण किसमें, अच्छा अब पुनः किस ट्राइंगल में, तो पुनः ट्राइंगल सी डी ए में, तो यहीं से लिख लेते हैं कि पुनः ट्राइंगल किसमें, सी डी ए में, तो पुनः ट्राइंगल सी डी ए में, और ये ट्राइंगल क्या 60 है, ठीक है, 60 डिग्री का है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ से सी ए, ठीक है, ये पूरा लेंगे सी ए और बटे में ए डी, तो लिखेंगे सी ए और बटे में ए डी, ऐसे लिख लेंगे, ठीक, ये सी ए बटे ए डी हमने लिख लिया। और tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे। और जो सी ए है, जो ये सी ए है वो क्या है h प्लस एक्स, तो सी ए की जगह पर क्या लिखेंगे h प्लस एक्स, और अपॉन में ए डी, तो ए डी तो हमारा वही 10 रहेगा, ठीक है, ए डी हमारा वही 10 रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे √3, और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 10 बराबर h, और प्लस यहाँ x, और x की वैल्यू हमने अभी अभी इसमें निकाल रखी 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10, और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 10√3, और जो ये 10 है यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया, बराबर में h लिख देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों से 10 कॉमन ले लेंगे, तो 10 यहाँ √3 -1, तो बस यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको यहाँ इस तरफ h लिख देंगे, बस ये मीटर हो गया। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं क्या, कि झंडे की ऊंचाई या लंबाई कुछ भी लिखना था, तो झंडे की ऊंचाई बराबर 10√3 -1 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब 24 का ये अथवा वाला पार्ट है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई याद करना है। अच्छा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, ठीक है, तो पहले 50 मीटर ऊंची एक मीनार बना लेते हैं इसमें, ओके। तो चित्र यहाँ साइड में बना लेते हैं। तो ये माना हमने कि ये 50 मीटर ऊंची कोई मीनार है, ठीक है, 50 मीटर, और ये हमने इसको मीनार माना हुआ है, तो यहाँ मीनार लिखेंगे, ठीक। और इस पॉइंट को ए माना है और इस पॉइंट को बी माना है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसमें बोला है कि हाँ चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, ठीक है, और आधार के अवनमन कोण,
अब अवनमन कोण बोले, यानी कि जो खंभा है उसकी चोटी और उसी खंभे के आधार, ठीक है, खंभे की चोटी और खंभे के आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो हमने बताया था कि जब भी अवनमन कोण दिए हों, दोनों अवनमन कोण दिए हो, इसका मतलब वो वस्तु जिसके अवनमन कोण दिए हो वो हमेशा छोटी होगी। तो इसका मतलब जो खंभा है यहाँ पर वो छोटा है, ठीक है, खंभा जो है वो यहाँ पर छोटा है, क्योंकि अगर हम मीनार की चोटी पर खड़े होते हैं तो खंभे के जो वो खंभा है ना, खंभे की चोटी और खंभे के आधार दोनों के जो अवनमन कोण है 45 और 60 है। तो इसका मतलब खंभा छोटा है। तो यहाँ पर हम खंभा छोटा बनाएंगे लाइक दिस। ओके, तो ऐसे हमने खंभा छोटा बना लिया। ये इसको सी और इसको डी मान लेते हैं और ये खंभा मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको इतना पता हो गया। अब इन्होंने बोला था, ठीक है, अब किसको 45 माने और किसको 60 माने, तो सिंपल सी बात है, जो पहले होगा, ठीक है, यहाँ 45 और 60, ठीक है, तो किसको 45 माने और किसको 60 माने, तो जो पहले होगा। अब पहले क्या है, खंभे के ऊपरी सिरे, तो खंभे के ऊपरी सिरे मतलब सिरे के लिए 45 और आधार, तो आधार के लिए 60 है, बस सीधी सी बात है। लेकिन हम यहाँ मीनार की चोटी से देख रहे हैं, मीनार की चोटी से देखा तो ठीक है। अब अवनमन कोण का मतलब ये होता है, ये हमारा 45 है, इसका मतलब फिर ये भी 45 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसी मीनार की चोटी से देखा इस खंभे के आधार को, जब खंभे का आधार ये इसको देखा, तो इसके लिए जो ये अवनमन कोण है ये 60 है। तो जब ये अवनमन कोण 60 है तो फिर ये भी 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक। तो ये चित्र हमने बनाकर इसको तैयार कर लिया, ठीक है। अब बस जो दे रखा है वो लिखेंगे और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस खंभे की ऊंचाई मतलब इसको ज्ञात करना है। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग h मान लेते हैं। तो इतना भी तो पोर्शन h ही हो जाएगा, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये पोर्शन भी तो h हो जाएगा। या फिर ये मीनार हमें पूरी ही दे रखी है 50, लेकिन इतना तो h है, और ये जो मीनार है ये पूरी की पूरी कितनी, ये 50 दे रखी है। तो जहां यूज होगा उसका यूज करेंगे। अब जो जो इसमें दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो खंभा है, तो यहाँ से लिखते हैं कि माना खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई को हम लोग क्या h मीटर मान रहे हैं, h मीटर मान लिया। और जो मीनार है उसकी ऊंचाई ऑलरेडी हमें गिवन है, तो क्या लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, 50 मीटर, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक। अब जो ये दूरी है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो माना हमने इस दूरी को x नाम दे दिया, x मीटर, तो लिखेंगे कि दूरी, कौन सी दूरी, सी ए, ठीक है भाई, इसका नाम हमने सी ए दिया है, तो सी ए दूरी, तो दूरी सी ए बराबर कितना, x मीटर, ये मान लिया। और दो एंगल हमें पता है बी, ठीक है, ये सी है तो बी सी ए, तो जो पहला एंगल है वो बी सी ए, बी सी ए हमको पता है कि वो 60 डिग्री है। तो दूसरा एंगल है वो है बी डी, ठीक है, और इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं, तो बी डी ए। दूसरा एंगल है बी डी ई, वो है 45 डिग्री। तो बस अब दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं और दोनों ट्राइंगल्स इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इतना जो ये वाला पोर्शन है, इतनी दूरी कितनी होगी भाई, अगर हम इसको h मानते हैं, अगर इतने पोर्शन को हम h मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी 50 है, तो 50 में से इतना घटा दें तो ये निकल आएगा भाई, पूरे में से इतना घटा दें तो ये निकल आएगा, पूरी 50 है, इतनी h है, तो 50 में से अगर h घटा दे तो ये पोर्शन निकल आएगा, यानी कि इतने की दूरी 50 माइनस h, सिर्फ इतनी दूरी, ठीक है, ये 50 माइनस h हो जाएगी। तो बस अगर हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, छोटा ट्राइंगल, तो लिखेंगे ट्राइंगल किसमें, बी डी ई में, तो ट्राइंगल बी डी ई में, ठीक है, ट्राइंगल बी डी ई में क्या, अब ये क्या है, ये 45 डिग्री है, तो tan 45 यहाँ से लिखेंगे tan 45 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बी ई, भाई ये लंब है और ये क्या, ये आधार है, तो लंब बटे आधार, तो बी ई बटे ई डी, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी ई बटे में क्या, ई डी, और बी ई हमने हाँ बी ई हमने अभी अभी निकाल के रखा 50 माइनस एच, और जो ये ई डी है, जब ये एक्स है तो फिर इतना भी तो एक्स हो गया, तो बी ई मतलब 50 माइनस एच, और ये जो है ये एक्स है, तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, यहाँ 1 लिख देंगे। जो ये बीई है ये 50 माइनस एच है, और जो ये ई डी है इसको हमने x माना था, अब x यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसका मतलब x बराबर 50 माइनस एच, ठीक है, तो जहाँ x को रिप्लेस करना होगा 50 माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब किस ट्राइंगल में लेंगे, अभी बड़ा ट्राइंगल क्या, बी सी ए, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी ए में, बीसीए में, अब बीसीए में क्या हम जानते हैं कि tan 60, अब देखिए ये जो है ये लेना है, तो यहाँ tan 60 होगा, और ये पूरी दूरी 50 है तो 50 लेंगे, और ये क्या है, ये हमारे पास x है, तो बी ए बटे सी ए, ठीक है, क्या लेंगे, ये बी ए लेंगे इतना पोर्शन, और ये सी ए लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ए
बट्टे में सी ए, ठीक। और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बी ए हमारा पूरा 50 है और सी ए हमने x मान रखा है भाई, इसको हमने x ही तो मान रखा है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब x यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब √3x बराबर 50। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया हमारा √3x बराबर 50। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इसी इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, √3x बराबर 50। अब जो ये x है ना, तो x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमने क्या अभी अभी निकाली है, यहाँ ये इक्वेशन 1 में भाई, ये वैल्यू हमने अभी अभी निकाली। x की वैल्यू क्या है, 50 माइनस h है, तो जहां पर x लिखा है वहां 50 माइनस h लिख देंगे, तो यहाँ √3 तो ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, 50 माइनस h और बराबर में क्या 50। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से, ओके। तो यहाँ जो √3 है 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 50, तो 50 यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, अगले स्टेप में इसको आगे कर देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √3h, जो ये √3 है ये h से भी तो मल्टीप्लाई करेगा तो √3h हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं 50 √3 और जो ये 50 है इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा और जो ये √3h है इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से क्या 50 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा और यहाँ से कुछ नहीं भाई, 50 भी चला गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से क्या √3h, तो यहाँ लिख लेते हैं √3h बराबर 50 और यहाँ √3 माइनस 1। अब जो ये √3 है ये बटे में चला जाएगा तो h बराबर 50 और यहाँ लिख देते हैं √3 माइनस 1 और बटे में क्या √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √3 और यहाँ पर भी √3, ठीक है। तो ये बराबर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अब देखो h बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 50 और जो ये √3 है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 आ जाएगा और √3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या होगा, √3 मिला करके 3 हो जाएंगे। बस यहीं पर क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया गया है, वैसे इसको और सॉल्व कर सकते थे लेकिन ठीक है यहीं पर आंसर छोड़ा गया है। तो बस अब क्या लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई h बराबर 50/3 और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट, ठीक है, 3 माइनस √3 यानी कि 3 माइनस √3, ओके। और यहाँ पर क्या मीटर और डालना था तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा पूरा इतना, ये इसको कट कर दिया है, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो केंद्र पर वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब ये तो हमें थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू दे रखी है और जो 15 सेंटीमीटर है ये आर दे रखा है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और पाई का मान हमको दिया है 3.14 और √3 दिया है 1.73, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करेंगे इसमें। तो चलिए बताते हैं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। हाँ, गुणा भाग इसमें ज्यादा थोड़ी सी हो सकती है लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं और चित्र देखिए कैसे बनना है इसका। ये हो गया वृत्त और यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो एंगल दिया ना ये 60 डिग्री का एंगल है और ये ऐसे ऐसे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जीवा। तो ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो ये लघु वृत्तखंड हुआ, ये लघु वृत्तखंड हुआ। फिर दीर्घ वृत्तखंड को क्या बोलेंगे, इतने भाग को छोड़कर जो इतना पूरा पोर्शन है, ठीक है, इतना पूरा मतलब ये सब मिला के इतने को छोड़ दें अगर, तो ये सब पूरा मिला के इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और लघु लघु इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो हमें पहले तो ये निकालना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा पोर्शन निकालना है। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। इसको नाम दे देते हैं O, इसको A, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं C और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं B, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से लिखते हैं R बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, थीटा दे रखा है, एंगल है हमारे पास क्या 60 डिग्री का। बस दो ही चीजें पता है। और अच्छा, पाई का मान भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि 3.14 ही रखना है और √3 की वैल्यू भी हमें पता है कि 1.73 ही लेना है, ठीक है। तो ये √3 की वैल्यू भी लेना है, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दीर्घ, नहीं पहले निकालना है लघु वृत्तखंड, ओके। तो क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड कैसा होगा, सबसे पहले जो ये इतना पूरा पोर्शन है इसका क्षेत्रफल, पूरा पोर्शन इसका क्षेत्रफल यानी कि OACB
का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या, माइनस में किसका क्षेत्रफल, माइनस में इसका ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। माइनस में किसका, ओ ए बी, सिर्फ इतने पोर्शन का क्षेत्रफल। भाई इस पूरे से अगर हम ये घटा दें, इस पूरे से अगर हम ये घटा दें, ठीक है, समझिए, तब तो ये निकल के आएगा। इसका मतलब ओ ए सी बी और माइनस में क्या, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो बस यही लिखना है। तो पहले हमने क्या लिखा, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे का, और माइनस में क्या, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल तो वो त्रिज्यखंड वाला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 और क्या, पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमने लगा दिया त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल। इसके लिए हमने आपको एक क्षेत्रफल बताया था कि 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला लगाइए, और ये फार्मूला आपको बुक में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी इस त्रिज्यखंड की बात करें और इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो कोई भी एंगल हो, यहाँ पर कोई भी एंगल हो, तो आप हमेशा यही लगाइए। लेकिन जब 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, समझिए, जब 90 डिग्री का एंगल हो तब वहां पर एक फॉर्मूला और लग सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, HIGHT, ओके। तो बेस इंटू हाइट वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल हो तब ये फार्मूला भी लगाया जा सकता है, ठीक है, तब ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, और बेस इंटू हाइट ये भी लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ना हो, उसके अलावा और कोई भी एंगल हो, तब ये फार्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से फिर आपका आंसर नहीं मैच करेगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला लगाएंगे और कोई भी एंगल हो, चाहे 90 डिग्री ही क्यों ना हो, तो ये फार्मूला आपका काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें आगे करना क्या है। थीटा की वैल्यू रखना है, तो थीटा अपॉन 360 ये हो गया। पाई का मान हमें रखना है 3.14, ठीक। और आर स्क्वायर, अच्छा इसमें से और इसमें से आर स्क्वायर ना कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई, और आर स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बराबर का निशान लगा लेते हैं। भाई इन दोनों से आर स्क्वायर मिल रहा था तो निकाल दिया। यहाँ ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, पॉइंट की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे अगले स्टेप में, माइनस, अब आर स्क्वायर तो हो गया, यहाँ 1/2 लिख लेंगे, और साइन थीटा, तो साइन क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन 60, ओके। अब यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 15 × 15। भाई आर स्क्वायर तो 15 × 15 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। यहाँ से कट कर लेते हैं, तो इसको 0 0 कट कर लिया, फिर 6 × 6 और 6 × 36, तो 1/6, और यहाँ गुणे का निशान लगा देते हैं 3.14 माइनस 1/2, और साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। 15 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 की 15 से गुणा 225 आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ 1/6 है और यहाँ 1/2 है, तो 1/6 से 1/2 बाहर ले सकते हैं। भाई कैसे ले सकते हैं, देखो 1 की पहले 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.14 ही आ जाएगा। यहाँ 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है, माइनस, अब √3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू 1.73 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू लिख दी। 2 × 2 है, तो अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये भी कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर ले लेंगे, तो 225 और बटे में 2 आ जाएगा। भाई यहाँ से दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, मल्टीप्लाई। अब 3.14 बटे में 3 है, माइनस 1.73 बटे में कितना, 2 है, ये 2, ठीक है। अब यहाँ 3 और 2 का क्या एलसीएम ले लेंगे, ठीक, तो लिखेंगे 225/2 मल्टीप्लाई, 3 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3.14 गुणे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर माइनस 1.73 और यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक। अब 225/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये 6.28 आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 या 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 2 5, 519 हो जाएगा, बटे में कितना 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 225/2 गुणे, अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे तो 18, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 में 1 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ 6 में 5 गया तो 1 बचेगा, और बटे में क्या आएगी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कुल मिला के इतना बन गया हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, तो 3 से इसको कट कर देते हैं, और 3 से ये भी कट हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 से 5 15, तो यहाँ आ गया 75, और यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2 2 की मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगी, तो नीचे तो मल्टीप्लाई 4 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर 75 की 1.09 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो 1.09 और मल्टीप्लाई में क्या 75 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, 7 नाम 63 और 7 एकम 7,
6 और 5 11 का 1 यहाँ से लेके यहाँ 8125 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर 7 होना था, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सही करेंगे, 7 है यहाँ पर, तो 81 और 75 और यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 पीछे से 2 अंक गिन लेंगे, पॉइंट यहाँ लगेगा क्या 81 75, तो यहाँ लिख लेंगे 81 75। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड यहीं पर कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा। अब पहले 0 लगाएंगे फिर अगली संख्या उतारेंगे, ये 7 उतारना है लेकिन उससे पहले फिर ये पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 17 हो गया तो 4 चौके 16, 1 बचा 15, फिर 4 तियां 12, 3 बचा 30, तो 4 सत्ते 28, तो ये कुल मिला के आ रहा है हमारे पास। फिर यहाँ 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, पूरा पूरा ये कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 20.4375, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये लिख देंगे। तो ये आ रहा है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये साइड में कर देते हैं इतना, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, जो ये हमारा लघु वाला आया है, ठीक है, जो लघु आया है तो लघु हमारा इतने पोर्शन का आया है, समझना कि लघु हमारा इतने पोर्शन का आया है, तो जब हमें दीर्घ निकालना है तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे का हमें निकालना है। तो पूरा हम जानते हैं इतना पूरा क्या पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर पाई आर स्क्वायर से हम इतना पोर्शन घटा देंगे, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से अगर इतना घटा देंगे तो भाई ये वाला निकल के आ जाएंगे। तो बस क्या लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमारा सेकंड है, इसी में 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया और इसको ना यहाँ फर्स्ट डाल देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लिख लेंगे, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर और पाई का मान हम जानते हैं कितना 3.14 और आर स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास 15 गुणे 15, माइनस में लघु वृत्तखंड क्या है 20.4375। अब क्या करेंगे, अब 15 की 15 से गुणा 225 आता है, तो यहाँ पर 3.14 गुणे क्या 225 लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस में 20.4375 ऐसे लिख लेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किसकी करनी है 3.14 की करनी है 225 से, 5 के 20, 2 कैरी 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15, तो ये हो गया। फिर 3.14 की 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 3 6, 628 आ जाएगा। बस यहाँ पर भी सेम वही 628 आ जाएगा, अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 8 7 15 का 5, ये 0 है, ठीक है, 8 7 15 का 5 1 कैरी हो जाएगा, 8 2 10 5 15 1 16 का 6 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 2 9 1 10 का 0, फिर से 1 कैरी यहाँ 7 हो जाएगा। तो पॉइंट 1 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो जो इसकी जो मल्टीप्लाई आई है वो 706.50, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें से ये घटाना है, तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं क्या 20.4375, अब घटा देंगे तो यहाँ लिख कर घटाएंगे, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, 43 और यहाँ 75। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक है लेकिन यहाँ 2 अंक नहीं, तो ऊपर क्या 2 0 बढ़ा लेंगे। अच्छा और यहाँ क्या है, यहाँ 20, ठीक, ऐसे यहाँ से देंगे कैरी, तो यहाँ 10 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 9 में 7 गया 2 बचेगा, यहाँ 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 4 4 में 4 गया 0, पॉइंट लगा 0 गया, और यहाँ 6 में 0 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा, यानी कि 686.0625, ये इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या 686.6025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है, ठीक। तो अब दोनों आंसर एक पास लिख देंगे क्या कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, जो पहले आंसर आया था क्या 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं 25 का अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला पार्ट है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है।
अच्छा ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, तो ये बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। चलिए मैं समझाती हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन लेना है और उसमें क्या अर्ध गोले काट कर निकालना है, यानी प्रत्येक सिरे पर, ऊपर नीचे दोनों जगह पर। तो पहले बेलनाकार लकड़ी का एक टुकड़ा जैसे कि इस प्रकार से कुछ बनाना है। तो यहाँ ऐसे एक अर्धगोला यहाँ से काटा गया है और एक अर्धगोला यहाँ से काटा गया है, कुछ ऐसा चित्र बनना है इसमें। फिर ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये आधार हो गया इसका। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है, ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये आधार की त्रिज्या इतना, सिर्फ इतना हमें 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, बस इतना ही हमको पता है। और ये जो अर्ध गोले हैं ये काट कर निकाले गए हैं, ठीक है। ये जो दो अर्ध गोले हैं ऊपर नीचे ये काट कर निकाल दिए गए हैं, जो ये दो अर्ध गोले हैं ये काट कर निकाल दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये अर्ध गोले काट कर निकाले गए हैं तो इसमें समझिए लगेगा क्या। जिस वस्तु से, समझिएगा ध्यान से, कि जिस वस्तु से कोई चीज खोद कर निकाली जाती है या काट कर निकाली जाती है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ बेलन से काट कर निकाला गया है तो बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि बेलन ठोस है और ठोस वस्तु से काट कर निकाला गया, तो जिस वस्तु से काट कर निकाला जाएगा उसका तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। तो बेलन का लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें प्लस करना होता है किस चीज को, जो वस्तु काटकर निकाली गई है उसका वक्र पृष्ठ, ठीक है, उसका वक्र पृष्ठ लगेगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, दो अर्धगोले हैं तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ लगेगा यहाँ पर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा, इसका वक्र पृष्ठ लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें काट कर या खोद कर निकाली गई है, ठीक है। तो इनका तो वक्र पृष्ठ लगेगा और वो भी प्लस जोड़ा जाएगा, ठीक है, जोड़ा जाएगा। और घटाने में क्या आएगा, जो ये आधार का क्षेत्रफल है, और यहाँ पर भी दो आधार के क्षेत्रफल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो जो दो आधार के क्षेत्रफल है वो घटाए जाएंगे। अच्छा, ये क्यों घटाए जाते हैं, क्योंकि एक बार जो वक्र होगा ना, वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि एक बार जो ये वक्र पृष्ठ होगा वहां पर ये आर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर वहां पर आ जाता है, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर तो वहां पर आ ही गया ना, इस वजह से ये जो आधार का क्षेत्रफल होता है ना ये घटाना पड़ता है हमें जब भी कोई गोलाकार वस्तु होगी उस कंडीशन में, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर क्या, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या ना ये चाहे अर्धगोले की हो चाहे ये बेलन की हो एक ही है, इसलिए आधार की त्रिज्या लिख दिया और इससे ही काम हो जाएगा, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसमें अलग अलग, ठीक है। तो अब हमें क्या, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा इसमें आ जाएगा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या, बेलन का तो संपूर्ण पृष्ठ लगेगा, तो क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और प्लस में क्या, जो ये चीजें काटी गई है ना इनका वक्र पृष्ठ हमेशा प्लस में ही लिखना है, ठीक है। तो अब ये कितने हैं, दो हैं, तो वो यहाँ पर दो लिख लेना था, तो पहले दो लिख लेते हैं, ओके। पहले यहाँ प्लस लगा लेते हैं, भाई प्लस यहाँ लगा लो या फिर यहाँ, एक ही बात है, ठीक है। प्लस दो यहाँ, क्योंकि ये दो हैं, अब दो लिख के फिर लिखेंगे क्या, कि अर्ध गोलों वक्र पृष्ठ, ओके। तो ये हमने लिख दिया। और माइनस में क्या, माइनस में ये जो आधार का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पर दो हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो दो गुणे और यहाँ क्या, आधार का क्षेत्रफल, ये लिखना है। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसे इसको लिखना होता है इस फॉर्मेट में, ओके। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। अच्छा, एक चीज आपको फार्मूले रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूले याद नहीं होंगे ना तो आप उसको सोचने बैठेंगे कि क्या फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है, और पेपर पे इतना टाइम नहीं होता है ना कि आपको सोचने का मौका मिले, आपको बस जो आता है वो फटाफट करना होता है। तो भाई फार्मूले याद करके रखना। अब यहाँ क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ तो हो गया, अब क्या है, प्लस दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, तो प्लस यहाँ दो, और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। माइनस में क्या, आधार का क्षेत्रफल, हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या, 2 पाई आर की मल्टीप्लाई जब एच से करेंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर की मल्टीप्लाई जब आर से करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दो दूनी चार, तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस यहाँ भी अंदर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, अच्छा ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
यहाँ क्या बचा 2πRH और यहाँ 4πr²। अब इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, r कॉमन मिल रहा है। यहाँ तो h बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी r बच रहा है तो r यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, बस इतना ही बचा। अब मान रखेंगे 2 और पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या 3.5 क्योंकि r का मान है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई h की वैल्यू 10 है और 2 मल्टीप्लाई r फिर से वही 3.5 लिख लेंगे। तो अब 7 एकम 7, 7 दूना 35, ये क्या हो गया 0.5। ठीक है, ये 0.5 मैंने लिख दिया। ओके, अब 22 यहाँ है तो 22 दूनी 44 या फिर 22 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और 0.5 की 2 से गुणा करते हैं तो 1.0 आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10 तो 1.0 आ जाएगा, सीधे सीधे लिख लिया आपने। और ये 10 हो गया, प्लस यहाँ 3.5 की 2 से गुणा करेंगे तो 7.0 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, तो ये खत्म हो गया पोर्शन यहाँ से। और यहाँ 10 में जब 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, 35, 36, 37, तो यहाँ ये आ रहा है कुछ 374। ठीक है, मीटर स्क्वायर, शायद मीटर में था या सेंटीमीटर में, एक मिनट सेंटीमीटर में था, तो यहाँ क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इतने भी टफ नहीं होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस ये स्पीड होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, तो आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है, अब जो ये सेट हमारा 2024 का सेट 6 AI चल रहा था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में सेट 7 दे रखा है, ये 2024 का सेट है। सेट 7 में अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, पर हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन या जो मैं लगवाती हूँ वही, अगर उसी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है।